आप लोगों को जो मैं डेफिनेशंस लिखवाता हूँ, ये क्या हुआ? अच्छा, आपको जो मैं डेफिनेशंस लिखवाता हूँ वो आप उसी तरह से ही लिखा करें। मिसाल के तौर पे कुछ बच्चों ने, 2-3 बच्चों ने वो लिखा डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी, तो उन्होंने कहा जी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। बेटा बात ये देखो, मैं मुख्तलिफ डेफिनेशंस को पढ़ता रहता हूँ, अगर कोई डेफिनेशन वाकई अच्छी हो और उससे ज़्यादा अच्छी हो जो हम क्या कहते हैं मैंने आपको लिखवाई है, आई डोंट माइंड, मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ, उसे मैं खुद ही कोट करता हूँ कि हाँ यार ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है, इसे आप को लिखें। लेकिन आप कोशिश किया करें कि जो डेफिनेशन आपको मैं लिखवाता हूँ आप उसी पर ही स्टिक करें, उसी को लिखा करें, वो अच्छी होती है। मसलन डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज अ वेरी गुड डेफिनेशन। फिर आप उसको लिखकर आगे अगर आपने वो सेंटेंस ऐड करना है कि जी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो चलें वो उसको आप एज ए सेकंड सेंटेंस ऐड कर दें तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। उसी को मेन ना बनाएं, क्योंकि मैंने जो आपको लिखवाई होती है वो मेन होती है, मेन पॉइंट होता है। अच्छा जी, सबसे पहला पॉइंट है थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई पूछे डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल रोटेटेड बाय द रेडियस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन को आप फिर सेकंड के तौर पे लिख सकते हैं। अच्छा, डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी जी, अगर कोई पूछे डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी तो किस तरह लिखेंगे जी? जी, डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन होगी? एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम, एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम बाय अ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। और उसके बाद आप अगला सेंटेंस अगर आपने ये लिखना है, कुछ बच्चों ने जो लिखा हुआ है कि जी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब ये चीज आपने पढ़ ली थी। फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T। फिर आपको पता है कि अच्छा ये देखिए, मैंने आप देखा है कि बाज बच्चे इस तरह कर रहे थे उस असाइनमेंट्स में, मैंने 5 असाइनमेंट्स ये भी चेक किए हैं। आपको पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन क्या होती है? अगर लिखा हुआ है 15 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, अगर लिखा हुआ है 15 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, तो आप ओमेगा डायरेक्टली आप ये फार्मूला लगाएं, आप 2π/15 करके डायरेक्ट इसको 30π रेडियंस पर सेकेंड कर दें। डायरेक्ट आप इस तरह से लिख दें, आपको जरूरत ही नहीं है कि आप वो, मैंने देखा बाज बच्चों ने ना 15 ऐसे करके लिखा हुआ, फिर यहाँ 1 लिखा हुआ, और बकायदा वो जिस तरह यूनिटरी मेथड का टेबल नहीं बनाते जनाब कि अच्छा जी 15 रेवोल्यूशंस जो हैं वो 1 सेकेंड में हो रही हैं, तो एक्स रेवोल्यूशन जो हैं वो उनके लिए कितना, 1 रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम होगा, इस तरह फिर वो टाइम पीरियड निकाला उन्होंने, टाइम पीरियड निकाल कर फिर ओमेगा जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट किया। ये तभी होता है कि जब आपको बेसिक फार्मूले जुबानी याद ना हो। आप देखें, सबसे पहला फार्मूला था ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, फिर फार्मूला था एस इज इक्वल टू आर थीटा, फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशंस पर यूनिट पर सेकेंड 1/T, और ओमेगा जो है वो 2πf। अगर आपको पता है 15 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड है, तो आप डायरेक्ट ओमेगा निकाल लें 2π/15 करके 30π करके आप आराम से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्ट फार्मूलों का इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने पढ़ा था एस इज इक्वल टू आर थीटा को जब दोनों तरफ टी से डिवाइड कर दिया था, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, फिर ओमेगा की जगह 2π/T डाला, तो v इज इक्वल टू 2πr/T आ गया। तो ये चीजें थी जो इसमें थी, आपने पढ़ी थी। अच्छा, आज जो चीज आप पढ़ेंगे सर 2π और f भी हो सकते हैं ना? तो बड़ा जन्नती बच्चा है, शाबाश। हाँ ये देखें, ये भी एक बनी बनाई आपके पास इक्वेशन है। 1/T को आप उसमें कर दें, f के बराबर कर दें, ना v इज इक्वल टू
2 पाई आर ओवर कैपिटल टी और 2 पाई आर 1 ओवर टी, और 1 ओवर टी को आप एफ कह दें तो ये यूं आप बना सकते हैं, 2 पाई आर एफ भी बन सकता है। ठीक है, ये वो सारी बातें थी जो हम अब तक पढ़ते आए हैं, अभी तक हमने यही चीजें पढ़ी। अच्छा जी, आज मैंने क्या चीज बतानी है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब आप पंखा ऑन करते हैं तो मुझे बताएं कि उसकी जो एंगुलर स्पीड होती है, उसकी एंगुलर स्पीड के बारे में कमेंट करें। आप बताएं कि वो क्या इंक्रीज कर रही होती है या कांस्टेंट होती है, ये शुरू से ही कांस्टेंट होती है जब आप पंखा ऑन करते हैं। एंगुलर स्पीड के साथ क्या हो रहा होता है बेटा जी? अच्छा जी, एंगुलर स्पीड जो है वो क्या कर रही होती है? हाँ, वो इंक्रीज करती है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, एंगुलर स्पीड इंक्रीज करती है। अच्छा जी, अगर एंगुलर स्पीड इंक्रीज करती है, आपने मुझे बताया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी का फार्मूला पढ़ा हुआ, ठीक है ना? ये फार्मूला पढ़ा हुआ है आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा हुआ बेटा? या जिसको आप एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम, इसी बुनियाद पर कोई सर्कुलर मोशन का फार्मूला बन सकता है बेटा? इसी बुनियाद पर कोई सर्कुलर मोशन का फार्मूला बन सकता है? मेरी मदद करें, क्या मैं इससे मिलता जुलता एंगुलर एक्सेलरेशन का कोई फार्मूला बना सकता हूं? सर v की जगह r ओमेगा लिखते हैं। v की जगह मैं अगर ओमेगा एफ लिख दूं और u की जगह ओमेगा आई लिख दूं और टाइम से डिवाइड कर दूं तो ये चीज मेरे पास क्या आएगी? ये चीज बेटा क्या है यार? ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। जिस तरह इस नॉर्मल एक्सेलरेशन के यूनिट्स होते हैं ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंगुलर एक्सेलरेशन के यूनिट्स होंगे रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन के इसके यूनिट्स होंगे रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। इसके यूनिट्स होंगे क्या जी? रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर इसके यूनिट्स होंगे। अब आप ये चीज देखें कि इफ अ फैन starts rotating from rest and gains a rotational speed of 10 radians per second in 5 seconds. If a fan starts from rest and gains a rotational speed of 10 radians per second in 5 seconds, calculate angular acceleration. 2 radians per second square sir. एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला सिंबल होता है ऐसे, ठीक है कि नहीं? और ये है क्या? ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। तो ये बन गया जी 10 माइनस 0 ओवर 5। तो ये हो जाएगा जनाब 2 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। 2 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, ये बेटा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा। ये चीज जी जी सर सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, मैं दूसरी क्लास में था, ये मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया। वापस बता देंगे ये? जी बेटा मैं बता देता हूँ, पहले मुझे बताएं, आपने ये चीज पढ़ी हुई है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। जी सर। अच्छा, मुझे बताओ कि जब तुम पंखा ऑन करते हो तो पंखा स्टार्ट लेता है 0 की स्पीड से और फिर आस्ता आस्ता घूमते हुए अपनी मैक्सिमम स्पीड पे जाता है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही होती? उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या कर रही होती है? इंक्रीज कर रही होती है। और उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो इसका मतलब है कि उसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो बिल्कुल इस फार्मूले से को देखकर
इस फार्मूले से मिलता जुलता फार्मूला हम रोटेशनल मोशन के लिए बना लेते हैं। यहां अल्फा से मुराद है एंगुलर स्पीड एक्सेलरेशन, यहां अल्फा से मुराद क्या है यार, एंगुलर एक्सेलरेशन, और ओमेगा एफ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम। यार जिस ठीक तरह है सर, ये ठीक है। चीज मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, इसी तरह से ये चीज रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर में। ये बात समझ में आ गई सबको कि नहीं? और बेटा ये जो फार्मूला है, मैंने आज लेक्चर शुरू इस तरह किया है कि ये देखें, ये बेटा एफएससी की फिजिक्स की बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, और ये है फिजिक्स नहीं बल्कि ये केपीके की ये बुक है, ये केपीके में चलती है, और ये फिजिक्स की बुक है, पंजाब में चलती है। बेटा सर्कुलर मोशन का जो चैप्टर है वो अगर ए लेवल में इतना है तो एफएससी में वो इतना है। और एफएससी इसलिए मैंने साथ आपको पढ़ा रहा हूं कि ताकि आप एंट्रेंस टेस्ट भी दे सकें पाकिस्तान के, और आप सैट भी दे सकें। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये डायरेक्ट कैम्ब्रिज के कोर्स में नहीं है, इट्स नॉट इन कैम्ब्रिज, ये एफएससी में है। तो ये मैंने वहां से आपको लिख के दी है। और ये है जी रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। अगर देखें जब आप पंखा ऑन करते हैं तो उस वक्त वो स्पीड, उसकी रोटेशनल स्पीड इंक्रीज हो रही होती, या जब हेलीकॉप्टर अपना रोटर घुमाना शुरू करता है उड़ने से जरा पहले, तो उस वक्त उसकी रोटेशनल स्पीड इंक्रीज हो रही होती है। जहाज जब रनवे पर खड़ा होता है और उसने अभी रनवे पे दौड़ लगानी होती है, तो वो अपने जो उसके रोटर्स होते हैं या जो उसके अंदर टर्बाइंस होते हैं वो रेस्ट से स्टार्ट होकर उनकी रोटेशनल स्पीड इंक्रीज करते करते मैक्सिमम होती, तो वो अपनी रोटेशनल स्पीड को इंक्रीज कर रहे होते हैं। उस वक्त वो रोटेशनल एक्सेलरेशन उनके अंदर होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे आप अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। कोई मसला तो नहीं है? जब पंखा अपनी पूरी स्पीड पे पहुंच जाता है और कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करना शुरू कर देता है, उस वक्त उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। जिस तरह आपने नॉर्मली पढ़ा था कि आपने ये वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत पढ़ा होगा कि कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट्स, its velocity increases, then its velocity stays constant, and then after covering some distance it applies brakes and comes to rest। बिल्कुल इसी तरीके से जो आपके घर का पंखा है, आपने बटन ऑन किया, उसकी स्पीड रोटेशनल इंक्रीज कर गई, मैक्सिमम हो गई, कुछ देर, जितनी देर तक आपने पंखा ऑन रखना था वो एक कांस्टेंट स्पीड से घूमता रहा, और फिर जब आपने बटन बंद किया तो वो आस्ता आस्ता पंखा स्लो डाउन होते हुए रुक गया। इसका मतलब ये है कि उस पंखे में इस दौरान एक्सेलरेशन थी पॉजिटिव, एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर जब पंखा अपनी मैक्सिमम स्पीड से घूमता रहा तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो, और फिर जब रुक गया तो वो यूं हो गया। अब मेरी बात सुने, आपने पढ़ा है कि लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होती है, वेलोसिटी होती है, और टाइम होता है, और एक्सेलरेशन होती है। एंगुलर मोशन में यहाँ एंगल थीटा होता है, यहाँ ओमेगा है, यहाँ टाइम है, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। ठीक है, आपने ये फार्मूला भी तो पढ़ा हुआ है। इसे देखकर आप बताएं एंगुलर एक्स मोशन में इस तरह इससे मिलता जुलता फार्मूला क्या होगा। बेटा एस इज इक्वल, मैं जिससे पूछूं मुझे वो बताए। शेरशाह जुबैर मियां, मेरे बेटे शेरशाह जुबैर मियां, इफ यू आर अराउंड I should listen to your sound. I think with laptop you are not bound and you are moving around. अच्छा जी, अब भी मैं दूसरे बंदे से पूछता हूं, रामेज अब्बास रहमतुल्लाह अलैह जी, मेरे बेटे, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, यार मैंने ये लिखी है ना इक्वेशन, रामेज द ग्रेट, तो मुझे बता इसकी वो क्या होगी, इसका एंगल में रोटेशनल मोशन में इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका रोटेशनल मोशन में इसका इक्विवेलेंट क्या होगा यार।
मुंह से बोल दो, बेशक लिख के ना दिखाओ। माइक नहीं, अच्छा चलो लिख के, चलो फिर दिखा दो, एक कागज पे लिख के दिखा दो कि इस तरह का होगा। ये देखें बेटा, ये चीज थीटा और ये चीज ओमेगा आई, ये चीज ओमेगा एफ ओवर 2 इनटू टाइम। ये है इसकी इक्वेशन। ये रोटेशनल मोशन में अगर आपका पंखा ऑन हुआ है, रेस्ट से स्पीड स्टार्ट होते होते अपनी मैक्सिमम स्पीड पे गया है और कुछ टाइम में गया है, और वो आपसे पूछते हैं कैलकुलेट द टोटल एंगल रोटेटेड एज इट अचीव्स इट्स मैक्सिमम स्पीड, तो बेटा ये फार्मूला आप लगाएंगे। ये फार्मूला जो मैंने आपके सामने लिखा है, और ये भी जब आपको पता है ये फार्मूला आप कब लगाते थे, जब एंगुलर नॉर्मल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती थी। तो ये फार्मूला भी आप तब लगाएंगे जब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। इसी को देखकर अब मैं जिससे पूछता हूं ना, वो मुझे बताएगा, बड़ा जन्नती बच्चा होगा जिससे मैं पूछूंगा। अच्छा जी, अब सवाल आ रहा है जनाब, फायज सलमान। फायज सलमान, जी जी सर बताएं। मेरा प्यारा बेटा, आप बता इसका रोटेशनल इक्विवेलेंट क्या होगा? तो सर नहीं बेटा पता। इसका मेरे बेटे देख, तूने रिप्लेसमेंट, तुझे पता है जो नॉर्मल मोशन में डिस्प्लेसमेंट की हैसियत होती है वही एंगुलर मोशन में थीटे की हैसियत होती है। यहाँ जो टाइम की हैसियत है वहां पर भी टाइम की वही हैसियत। यहाँ वेलोसिटी की बजाय एंगुलर वेलोसिटी होती है यार, यहाँ एक्सेलरेशन के बजाय एंगुलर एक्सेलरेशन होती है। अब मुझे बताओ, अब इसको देख के तूने सिर्फ बदला बेटा, उसमें वैल्यूज पुट ही नहीं करनी है। बोलो सर थीटा इक्वल्स टू टी ओमेगा, यू ओमेगा की जगह सॉरी क्या पुट करेगा? ओमेगा आई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी टाइम टी प्लस 1/2, इधर क्या पुट करेगा? सर ये अल्फा अल्फा टी स्क्वायर। ये लो देख, अगर तुझे कोई कहे कि एक बॉडी ने इस एंगुलर स्पीड से स्टार्ट लिया है, इतने सेकंड में उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन ये थी, और उसके बाद उस टाइम के दौरान उसने कितना मूव किया, कितना एंगल रोटेट किया। अब मैं आखिरी बात जिससे पूछूंगा उस अजीम हस्ती का नाम है उमैर फरीद रहमतुल्लाह अलैह। जी उमैर फरीद। सर वो आया ही नहीं आज। क्या बात है। अच्छा एक मिनट है जरा, मैं एक मिनट मेरे अच्छा जी, मिना गुल एहसान बेटा। जी मेरी बेटी मिना, आर यू लिसनिंग टू मी? अब मेरी बेटी बताओ, इस इक्वेशन को देखकर तुम एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगी? क्या इसकी एंगुलर इसका एंगुलर इक्विवेलेंट क्या है इसका बेटा? बोलो, इसका एंगुलर इक्विवेलेंट क्या है? 2 के बाद अल्फा थीटा W ओमेगा एफ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस and U इनिशियल का एंगुलर वेलोसिटी। initial। शाबाश शाबाश, ठीक है। अच्छा यार देखो, मैंने तुम्हें तुम मुझे बताओ कि ये जो मैंने तुम लोगों को फालतू चीजें पढ़ाई हैं, ये जो एफएससी मैंने आपको 4 इक्वेशन पढ़ाई हैं जो कैम्ब्रिज में नहीं, कैम्ब्रिज में ये वाली इक्वेशन नहीं थी, मैंने आपको इसका ये पढ़ाया इक्विवेलेंट अल्फा थीटा। अब मुझे बताएं कि आप जब एफएस ए लेवल के लड़के एंट्रेंस टेस्ट के लिए जाते हैं तो ये किप्स वगैरह ज्वाइन करते हैं, वो बेचारे इतने पैसे देते हैं, तो मुझे बताओ इसमें कोई ज्यादा मेहनत लगी है? तुम लोगों ने ये चीज देख ली है, ये चीज, ये क्वेश्चंस तुम्हें फालतू पता चल गई, कोई इतनी ज्यादा मेहनत लगी है? अभी उसी रॉ में आराम से समझ भी आ गई।
और जब आप किसी एफएससी की एंट्रेंस टेस्टों में की एकेडमियों में जाएंगे बेटा, वहां तो दौड़ लगी हुई होती है, वहां 100 बच्चा बैठा होता है, 80-90 उनमें से एफएससी का होता है, 8-10 ए लेवल के होते हैं। ए लेवल के बच्चों को तो वो फिर उस तरह से नहीं अटेंशन मिलती, और कि यार उन्होंने बात अभी आपको देखें फटाफट पता चल गया कि यार ये इक्वेशनें हैं जो रोटेशनल मोशन से रिलेटेड हैं। अब जिस तरह ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशंस हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये एंगुलर मोशन की इक्वेशंस हैं, ये एंगुलर मोशन की इक्वेशंस हैं। बयान करेंगे नॉट एबल टू, वो ये बेटा अब ये बने बनाई आपके पास इक्वेशंस आ गई हैं, आपको ज्यादा खेचल करने की जरूरत नहीं। आप देखें जिस तरह आपने नॉर्मल इक्वेशंस की प्रैक्टिस की हुई है, आपने बस उन्हीं के साथ ये करना है। अच्छा, अब ये देखो यहां पर आगे चलते हैं बेटा, हम अपनी गुफ्तगू पे चल रहे थे। जो मैंने आपको आज असाइनमेंट जो दी हुई है, आप में से सिर्फ 21 लोगों ने मुझे करके दी है। हैट्स ऑफ टू ऑल दोज 21 पीपल, जिनमें से 5 की मैंने चेक करके वापस कर दी। तो बाकी लोग कब करेंगे? अच्छा, अब आगे देखिए, मैं उस असाइनमेंट में से सारा कुछ डिस्कस नहीं करूंगा। मैंने उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 14 दिया था जो चैलेंज पे क्वेश्चन था। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका आज आपको क्या कहते हैं वो सॉल्यूशन कराऊं, या जो बाकी लोग हैं वो उस चैलेंज मुकाबले में हिस्सा लेना चाहते हैं? जो 5 लोग जिन्होंने अभी तक मैंने जिनका चेक किया, उनमें से सबसे एक ही बंदे ने परफेक्ट उसका आंसर लिखा है, अप टू अब मेरी तबीयत के मुताबिक जिस तरह मैं चाहता था, और उसने बहुत अच्छा आंसर दिया है। फरजान अली। कौन है सर वो? फरजान ने उसको एग्जैक्टली उस तरीके से आंसर किया जिस तरह मैं चाहता था। उसको मैंने फुल उसमें से क्वेश्चन नंबर 14 में से 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स दिए हैं। बाकी लोगों की एक्सप्लेनेशन मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, तो किसी को मैंने 2 आउट ऑफ 4 दिए हैं, किसी को मैंने 3 आउट ऑफ 4 दिए हैं। मैं उसका सोल्यूशन अभी आपको बता सकता हूं, लेकिन क्या आप लोग आज तक उस अभी चाहते हैं उसकी डेडलाइन एक्सटेंड करना? आप उस मुकाबले में बैठना चाहते हैं या नहीं, या मैं एक्सप्लेन कर दूं? और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का जो पार्ट भी आखिरी पार्ट है, वो भी मैक्सिमम लोगों ने गलत किया हुआ है। वो भी सिर्फ फरजान ने ही ठीक किया है, बाकी सबका वो गलत है। और मजे की बात यह कि वो क्वेश्चन मैंने भी जब पहली दफा जिंदगी में किया था तो गलत ही किया था। अब आ जाए जनाब कुछ बातें, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखें, ये आर है, ये आर है, ये एंगल थीटा, ये एस है आर्क लेंथ, ये क्या है जी? आर्क लेंथ। तो हमने पढ़ा था कि जी आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा एंड आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। ये फार्मूला तब ट्रू है जब जो है एंगुलर आप जो एंगल है वो रेडियंस में हो। वो किस में हो? रेडियंस में हो। एस इज इक्वल टू आर थीटा जब थीटा रेडियंस में हो। फिर हमने इसी में से हमने कहा कि जी टाइम से डिवाइड कर दें तो ये एक इक्वेशन बन जाती थी हमारे पास, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अच्छा जी, अब ये चीज देखें, ये है जी लीनियर वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी एक बॉडी की ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी, ये वाली, ठीक है कि नहीं? अच्छा, इसमें चेंज इन वेलोसिटी को r टाइम्स चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कर दें। अब दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दें तो ये देखें अगर वेलोसिटी r ओमेगा से रिलेट हो रही है तो इसकी चेंज भी इसकी चेंज से रिलेट हो रही होगी। अगर मतलब आपने पंखा ऑन किया, पंखा आस्ता आस्ता तेज हो रहा है, तो जो जो वो तेज हो रहा है उसके ये देखें, ये उसके पर हैं, ये उसके पर हैं, तो उन परों के ऊपर ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट पहले स्लो था फिर एकदम तेज होना शुरू हो जाएगा,
इसका मतलब है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी इंक्रीज की है और उसकी लीनियर वेलोसिटी भी इंक्रीज की है। अगर इसकी लीनियर वेलोसिटी इसकी एंगुलर वेलोसिटी से इस तरह से रिलेटेड है तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज इन लीनियर वेलोसिटी से इस तरह रिलेटेड है। दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दें तो चेंज इन लीनियर वेलोसिटी ओवर टाइम, लीनियर एक्सेलरेशन आ गई, रेडियस उसी तरह आ गया, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम वो अल्फा आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यह आपने एक नया फार्मूला पढ़ लिया कि जब एक बॉडी यूं यूं रोटेट कर रही है और इस मार्कर की जो टिप है आप उसकी लीनियर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल से मुराद ये है कि यूं देखें, अगर उसकी स्पीड पहले यहाँ 6 मीटर पर सेकेंड थी और फिर उसकी स्पीड यहाँ 7 मीटर पर सेकेंड हो गई और फिर उसकी स्पीड यहाँ 8 मीटर पर सेकेंड होगी, उसकी ये एक्सेलरेशन इस तरह उसको जो मिल रही है वो एक्सेलरेशन निकालने के मूड में है तो आप उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगी। आपके पास क्या आ जाएगी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगी। इस तरीके से ये इक्वेशंस हैं जो आपके लिए यूजफुल हैं, क्वाइट यूजफुल हैं और आपके लिए हेल्पफुल हैं। आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन 13 को जो मेरा था क्या कहते हैं जो आपकी असाइनमेंट है उसमें से मैं 2-3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर ही देता हूँ। उसमें एक क्वेश्चन ये है कि ये प्लेनेट अर्थ है और ये मून है, ठीक है कि नहीं। उन्होंने कहा मून पर एक खड्डा है, ऐसे खड्डा सा बना हुआ है यूं करके, तो प्लेनेट अर्थ से आपने टेलीस्कोप के जरिए उसको यूं देखा और फिर यूं इस तरह देखा, यानी उसका एक एज को देखा और फिर दूसरे एज को देखा और उनके दरमियान जो ये एंगल है उन्होंने बताया है कि जनाब वो एंगल एक खास लिमिट तक तो हो तो टेलीस्कोप देख सकती और वो एंगल उससे भी अगर छोटा हो जाए, बहुत ही छोटा हो जाए तो फिर नहीं देख सकती। तो उसमें हमने जो फार्मूला लगाया है हमने ये वाला सर्कल कंसिडर किया है, बड़ा सा जो मैंने फुल बनाया नहीं है, जो ऐसे करके एक्चुअली यूं आता है, जिसमें ये चीज हमने रेडियस बना ली है। उस सर्कल उसका जो खड्डे का डायामीटर है वो हमने उस आर का रेडियस ले लिया और उस पे एस इज इक्वल टू आर थीटा लगाया। फिर हमने क्वेश्चन किया कि वो तकरीबन आ रहा था उसका कुछ 3.5 या 7 किलोमीटर उसका डायमीटर आ रहा है कि इतने 3.7 किलोमीटर के रेडियस का कोई डिच या कोई क्रेटर अगर मून पे बना हुआ है तो वो नजर आ जाता है प्लेनेट अर्थ से। तो उसमें फिर क्वेश्चन ये था कि यही चीज मार्स पे नजर क्यों नहीं आती। तो ये है कि अर्थ है, ये मून है, ये मार्स है, रफली कहीं इस तरह बना लेते हैं, ये अर्थ, ये क्या कहते हैं मून और ये मार्स। तो अब अगर फर्ज करें ये इस लेंथ का एक इस डायामीटर का एक डिच है, एक क्रेटर है उसमें मून पे, तो उसको अगर आप देखेंगे टेलीस्कोप के जरिए तो उसका एक ये एंगल बन जाएगा, ठीक है कि नहीं। मगर इसी डायमीटर का, इसी लेंथ का अगर एक क्रेटर मार्स पर होगा तो जब आप उसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये वाला जो एंगल होगा ये बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, ये बहुत ही स्मॉल। जब आप इसे देख रहे थे तो ये आप इस सर्कल की बात कर रहे हैं, जब आप इसको देख रहे हैं तो आप इस बड़े सर्कल की बात कर रहे हैं जिसमें ये आपका रेडियस है और आप एस इज इक्वल टू आर थीटा लगा रहे हैं। तो आर बहुत बड़ा हो जाता है और थीटा इतना स्मॉल है कि वो एस बहुत छोटा आता है, इतना छोटा कि वो अनव्यूएबल है। ये मेरे ख्याल है क्वेश्चन असाइनमेंट का गालिबन ये क्वेश्चन था जो क्या कहते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, और मेरा दिल था कि आप उसकी एक्सप्लेनेशन देते वक्त ये वाली इस डायग्राम का सहारा लें। बेटा जब हम एक दफा कैम्ब्रिज के एग्जामिनर के साथ बैठे हुए थे तो उसने ये बात उस मीटिंग में 2 दफा कही थी कि देखें इंग्लिश इन बच्चों की मदर टंग नहीं है, अगर ये डायग्राम बनाकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करें और इनकी डायग्राम किसी भी तरीके से ये इंडिकेट करती हो कि इन्हें कॉन्सेप्ट है तो हम इन्हें नंबर देंगे। और उसने ये बात 2 दफा ऊंची ऊंची कही थी कि a diagram speaks thousands words and encourage your students to explain their point of view by drawing good diagrams, by illustrative diagrams, and if their diagrams do indicate to an extent that they have some understanding, we will give them reward। ये बात की थी। अच्छा जी, मुझे बताएं अभी किसी ने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना यहां तक? जी
कोई बंदा जो कोई बात पूछना चाहता हो? आगे चलते हैं। अभी मैं किसी से क्वेश्चन पूछूंगा ताकि मुझे पता चले कि वो क्लास ऑन करके तो नहीं किया हुआ, ठीक है कि नहीं है। मैं अभी पूछता हूं आप में से किसी से, मोहम्मद अतर जी। मोहम्मद अतर बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको कि नहीं? आर यू लिसनिंग टू मी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है। जी सर, बेटा क्वेश्चन आप पूछे। मुझे बात बताएं कि आपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 13 किया था कि नहीं किया था? नहीं सर, लेकिन मैं आपको दे दूंगा, आज ही सबमिट करवा बड़ा दूंगा। जनती बच्चा, चलो सही है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं किसी और से पूछता हूं। कशमाला, कशमाला आप बेटा सुन रहे हैं मुझे कि नहीं? जी सर। ग्रेट गर्ल। अब मुझे ये बात बताओ कि असाइनमेंट की थी कि नहीं की थी? नहीं सर, मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको आज दे दूंगी। अच्छा, तो बड़ी जनती बेटी, ठीक है। फखर द ग्रेट, फाखिर, और मेरे प्यारे बेटे तुम किधर हो? मेरे बेटे बताओ कि तुमने असाइनमेंट की है कि नहीं की है? जी फखर, असाइनमेंट नहीं की? अच्छा, मैं सिर्फ आपको बता देता हूं। अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, वो क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि वो इस तरह करके है कि ये कोई जहाज है, ठीक है कि नहीं? ये उसका पंखा है। जहाज बजाते खुद एक स्पीड से जा रहा है, उसे हम V1 कह देते हैं। और ये उसका रोटर है जो पंखा घूम रहा है। ये उसका पंखा है जो घूम रहा है। इसका ये एक रेडियस था और इसका ओमेगा दिया हुआ था आपको। और इस रोटर का जो टिप है, पॉइंट P, आपको पता है कि वो उसकी जो एक्चुअल मोशन है वो तो यूं है ना, जहाज के साथ साथ वो आगे जा रहा है। तो उसमें अगर आप उसको देखें गौर से, फर्ज करें आपकी आंख अगर इधर है, ऊपर से देखें, तो आप तो देखें एक तो उसकी स्पीड वो है जिसको आप कहते हैं V2 कह लें, जो अलोंग द सरकमफ्रेंस है, अलोंग द सरकमफ्रेंस है, जो R ओमेगा से आएगी। मगर एक तो जहाज की भी तो स्पीड है V1, और उस फिंगर टिप की जो ट्रू रोटेशनल स्पीड थी वो ये थी, और वो पाइथागोरस थ्योरम से निकालनी थी। मैंने जो 5 असाइनमेंट्स चेक किए हैं उनमें या तो किसी ने ये क्वेश्चन किया नहीं, या अगर किया तो गलत किया हुआ, स्वाए उसके क्या नाम है, जो फरजान अली द ग्रेट के अलावा जो है ना, ये किसी ने नहीं ठीक किया, ठीक है ना, सारे उसके ट्रैप में आ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 था, आखिरी जो चैलेंज क्वेश्चन था, वो लोगों ने, कई लोगों ने उसको ठीक तो कर लिया या अपनी तरफ से उन्होंने, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं थी, मजे की नहीं थी। इसकी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन जो अभी तक मैंने 5 पेपर चेक किए उनमें से उसकी थी, फरजान अली की थी वो, ठीक है कि नहीं? अब हम आगे चलते हैं और अब मैं आपको एक बात बताता हूं, और टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है कि नहीं? अच्छा बेटा मेरी बात सुने, ये मेरे पास ना एक पेंसिल थी ना, मेरे अपने हाथ में पकड़ी पेंसिल, ये मैंने इसको फोर्स लगा दिया, ये आपके सामने से यहां से यूं गई, यूं चली गई। तो ये क्या पेंसिल खुद ब खुद इस तरफ मुड़ सकती या इस तरफ मुड़ सकती? आप देखें, आप जब भी किसी चीज को फेंकते हैं वो सीधी जाती है, ठीक है कि नहीं है? वो कभी भी यूं नहीं मुड़ती। इधर उसके कुछ चाचे का घर नहीं है कि खुद ब खुद मुड़ जाए। पता चला, इससे ये बात पता चली कि द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडीज इज टू गो स्ट्रेट। बॉडीज tend to move straight, बॉडी सीधा जाने की कोशिश करती है। बॉडीज की नेचुरल टेंडेंसी ये होती है
कि वो सीधा जाती हैं। अच्छा, एक बॉडी यहाँ है, इसको यहाँ से किसी ने स्पीड दी है, तो ये यहाँ से सीधा जाना चाह रही थी, लेकिन आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया। आपके फोर्स लगाने की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज। अब जब वो यहां पहुंची तो यहां से भी वो सीधा जाना चाह रही थी, तो उसको यहां पर फोर्स लग गया, और यहां से भी जब वो यूं मुड़ी, उसका दिल था कि वो सीधी चली जाए, उसको फिर यहां से एक फोर्स लगा, एक रिजल्टेंट फोर्स लगा, एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगा, तो बॉडी यूं मुड़ी। अब यहां से भी उसका दिल था कि वो सीधी चली जाए अपने इनर्शिया की वजह से, तो उसको यूं एक फोर्स लगा, उस फोर्स की वजह से वो बॉडी यूं मुड़ गई। यहां से भी उसका दिल था कि सीधी निकल जाए अपनी इनर्शिया की वजह से, लेकिन फिर फोर्स लगी, तो फिर वो यूं यहां से घूम गई। तो पता क्या चला, a body can rotate in a circle only if there is a constant provision of a resultant unbalanced force towards the center of the circle, and this force is called the centripetal force, and this force is the reason or is the very cause of circular motion. So इसका मतलब ये है, ये देखें, a body will rotate in a circle. A body will rotate in a circle if, only if a force acts on it continuously. ठीक है ना? And this force should be perpendicular to its velocity. ठीक है ना? Perpendicular to its velocity. This force should be directed towards the center of the circle. Towards the center of circle, and this force is the cause of, this force is the cause of, this force is cause of, this force is cause of circular motion. This force is called centripetal force. See, it is unbalanced force. It is net force. It is accelerating force. It is accelerating force. अच्छा, ये खुद से नहीं आ जाता, ऐसा नहीं है कि खुद बहुत ये फोर्स लगना शुरू हो जाए, ना ना ना, कोई ये फोर्स प्रोवाइड करे तो ये आता है, वरना ये खुद से कभी भी नहीं आता। ये फोर्स खुद से कभी भी नहीं बेटा आता, कोई ये फोर्स प्रोवाइड करे तो ये अवेलेबल होता है, वरना नहीं अवेलेबल होता। इट इज एक्सेलरेटिंग फोर्स, इसको कहते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स। और सेंट्रीपीटल फोर्स के बगैर बॉडी गोल नहीं घूमती। जब कोई बॉडी यूं यूं घूम रही होती परफेक्ट सर्कल में, तो हम कहते हैं कि इसको जितना सेंट्रीपीटल फोर्स चाहिए था, रिक्वायर्ड सेंट्रीपीटल फोर्स, उतना इसे अवेलेबल है। और कभी कोई बॉडी यूं यूं गोल घूमे, अंदर की तरफ आए, तो तभी है कि इसको जितना सेंट्रीपीटल फोर्स रिक्वायर्ड था, इसको उससे ज्यादा फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, अवेलेबल सेंट्रीपीटल फोर्स ज्यादा है, इसी वजह से ये स्पाइरल इन कर रही है, इसको सेंटर की तरफ जितना फोर्स
चाहिए था, इसको सेंटर की तरफ जितना फोर्स लगना चाहिए था उससे ज्यादा लग रहा है। और अगर कोई बॉडी यूं यूं हो, ऐसे स्पाइरल आउट हो, तो उसको जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो ज्यादा होता है और अवेलेबल सेंट्रीपिटल फोर्स कम होता है। यानी उसको सेंटर की तरफ रखने वाला फोर्स कमजोर होगा, उसको अवेलेबल सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा चाहिए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है स्पाइरल आउट करेगी। तो ये है स्टोरी जो मैंने आपको बतानी थी। और चूंकि ये फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है तो, और ये अनबैलेंस फोर्स है, इस फोर्स को कोई फोर्स और बैलेंस नहीं कर, ऐसा नहीं है कि ये बॉडी, देखिए मेरी बात सुने, फर्ज करें ये एक डॉटेड लाइन में आपको बना के दिखाता हूं, यहां पर कोई बॉडी है और ये उसकी स्पीड है। आप कोई बंदा कहता है जी कि इसके ऊपर एक फोर्स ये लग रहा है, ठीक है, कोई कहता है इसके ऊपर ये फोर्स भी लग रहा है। आप मुझे बताएं, अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो, अगर बराबर हो तो ये बॉडी सीधी चली जाएगी, ठीक है कि नहीं? ये फोर्स इस फोर्स से बड़ा होगा तो इस तरफ आएगी, तो उसका मतलब पता है कि सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स हमेशा किसी आउटवर्ड फोर्स से बड़ा होता है, वरना बॉडी कभी सर्कल में नहीं घूमती। और जाहिर है अगर ये फोर्स बड़ा है तो दिस माइनस दिस, एक अंदर की तरफ नेट फोर्स अंदर की तरफ सेंटर की तरफ लग रहा है, तो वो बॉडी को एक्सेलरेट कर रहा है। बॉडी की स्पीड बार बार, वेलोसिटी चेंज हो रही है डायरेक्शन, और बार बार अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। हमने पढ़ा था कि बॉडी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती है जिस डायरेक्शन में उसको रिजल्टेंट फोर्स लगता है, तो बॉडी की एक्सेलरेशन भी हमेशा सेंटर की तरफ होती है। मैं इस पॉइंट को अगली क्लास में डिटेल में बताऊंगा, और उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये मुख्तलिफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फार्मूले हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला इनका प्रूफ भी दूंगा आपको कि ये कहाँ से आए हैं, और इनको देख के मत घबराएं, ये सारे फार्मूले इंशाअल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। और जो है ये है जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, that a body rotating in a circle is accelerating towards the center of the circle, और ये उसके फार्मूले हैं, ये हम इंशाल्लाह ताला आराम से प्रूव। और ये सारा कुछ कैम्ब्रिज में है, ठीक है कि नहीं है? कैम्ब्रिज में क्या चीज नहीं थी जो मैंने आज फालतू पढ़ाई है, वो सिर्फ ये इस रेड बॉक्स के अंदर है, वो ये थी कि v is equal to u plus at, s is equal to u plus v over 2 into time, 2as is equal to v square minus u square, s is equal to ut plus half at square के जो मैंने वो बनाए थे कि ओमेगा f is equal to ओमेगा I plus अल्फा t, और थीटा is equal to ओमेगा I plus ओमेगा f over 2। अच्छा ठीक है बेटा, तहीरा मैसेज मुझे मिल गया बेटा, मैं भी बताता हूँ। ये चीजें बेटा मैंने फालतू पढ़ाई थी, और ये चीज जो आज ये जो इस इधर लिख रहा हूँ सिर्फ ये फालतू बताई है, और आप देखें ये कितनी आसान है। क्या आप इसके लिए दोबारा एंट्रेंस एफएससी की एंट्रेंस टेस्ट के लिए एकेडमियां ज्वाइन करेंगे? ये तो बहुत आसान सी चीज थी। इसी ये पता था तो ये भी पता चल जाएगा कि इसकी खातर दोबारा किलोमीटर्स का सफर तय करके आप एकेडमियों में जाएंगे। ये बहुत आसान, इतनी बात मैंने फालतू बताई है, या ये चीज फालतू बताई है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, बस। इसके अलावा मैंने कुछ भी, ये एफएससी में फालतू एडिशनल चीज थी। और आप देख रहे हैं कि इट्स अ वेरी सिंपल एक्सटेंशन ऑफ दिस टू दिस, और ये मल्टीपल चॉइस के लिहाज से इंतहाई यूजफुल क्वेश्चंस हैं। कोई भी आपको आराम से आ सकते हैं और आप उनका आराम से जवाब दे सकते हैं। फर्दर मैथ में चूंकि ये सारा कुछ था, तो मेरे जो फर्दर मैथ के स्टूडेंट थे वो हमेशा इस बात पे खुश होते थे कि जनाब हमें एफएससी के लिए हमें इतना पढ़ना नहीं पड़ा, हमें कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी पड़ी, हमने फर्दर मैथ के जरिए ये सारी जो है ना एफएससी के मैक्सिमम मालूमात जो है वो हमने खत्म कर दी, उनको डील कर दिया। अच्छा जी, अब देखें एक बात अभी मुझसे पूछी गई है, तहीरा ने पूछी है कि सर एक बॉडी, देखें ये एक बॉडी गोल गोल घूम रही, मुसलसल एक ही रेडियस में घूमती रहे चुप करके शराफत से, तो इसका मतलब है कि इसको घूमने के लिए जितना फोर्स चाहिए उतना इसे मुयस्सर है। या जिस तरह फर्ज करें कि जितनी मेरी इनकम है उतने मेरे एक्सपेंडिचर बराबर है, तो मैं चुप करके खर्च करता रहूंगा, मुझे कोई किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा और मेरे कोई पैसे जमा भी नहीं होंगे।
तो अवेलेबल सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो तो बॉडी गोल गोल घूमती रहती है। बॉडी स्पाइरल इन तब करती है जब अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स बहुत ज्यादा हो, अवेलेबल सेंट्रीपिटल फोर्स बड़ा हो उस फोर्स से जो चाहिए था, ठीक है कि नहीं। और बॉडी स्पाइरल आउट तब करती है ऐसे से कि उसको गोल रखने के लिए जो फोर्स चाहिए था, जो रिक्वायर्ड, वो मुयस्सर नहीं था। अवेलेबल जो था वो कम था उससे जो होना चाहिए था। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स से अवेलेबल सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो तो फिर बॉडी स्पाइरल आउट करती है, ऐसे से बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है कि नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है, ठीक है कि नहीं। अब ये चीज देखें, ये सन है, ये अर्थ है। अर्थ हजारों सालों से सन के गिर्द घूम रही है। जब सन की अट्रैक्टिव फोर्स कमजोर हो जाएगी, लेट्स से कि सन की ग्रेविटी कमजोर हो जाए और वो अर्थ को अपने अट्रैक्ट ना कर सके, तो अर्थ आस्ता आस्ता स्पाइरल आउट कर जाएगी, ठीक है कि नहीं, बाहर निकल जाएगी। जिस तरह आपने वो इंटरस्टेलर मूवी देखी है अगर किसी ने, तो उसमें आपको पता है कि उसमें पहला जो ओपनिंग सीन है वो ग्रेविटी के वीक होने से रिलेटेड है। उसका पहला पॉइंट उस मूवी का ये है कि जी ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं वो वीक हो रहे हैं, और वो इस पर बात करती है। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के वीक होने का कोई जिक्र कुरान में मौजूद है? तो जी है। जब कहते हैं यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबाल कल इहनिल मनफूश, और पहाड़ ऐसे होंगे जैसे धुनकी हुई रुई। उसका मतलब ये है कि वो फ्लाई कर रहे होंगे। अगर वो फ्लाई कर रहे होंगे तो उसका मतलब है कि अल्लाह मियाँ प्लेनेट अर्थ को ऑर्डर दे देगा कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करना बंद कर दे, तो उस वक्त फिर हम इजी फ्लाई कर रहे होंगे। इंसान ऐसा होगा जैसे उड़ता हुआ पतंगा, जिस तरह पतंगा हवा में उड़ सकता है ना, तो यौम यकून अलकारियतु मलकारियतु वमा अदराका मलकारिया यौम यकून अन्नासु कल फराशिल मबसूस। इंसान ऐसे होगा जैसे उड़ता हुआ पतंगा, व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। तो बेटा आज हम अपनी गुफ्तगू को यहाँ ख़त्म करते हैं, और कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आप असाइनमेंट प्लीज़ खुदा का वास्ता कर दो अच्छे बच्चों। आज एक असाइनमेंट ये क्या अब्दुल्ला सर, लेकिन अब्दुल्ला आपने क्या कहा है, दोबारा बोलें अब्दुल्ला, व्हाट इज द पॉइंट दैट यू सर, लेकिन वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड है। जी बिल्कुल आप जी बिल्कुल कुरान में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो इंटरस्टेलर मूवी और कुरान में प्लैनेट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वीकनिंग का जिक्र है। मैं और साथ जो मैंने एग्जांपल दी है कि अगर सन की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कमजोर हो रही है तो वो क्या कहते हैं, अच्छा ये जो बेटा वो मैंने डिफरेंट मिसाल दी, सही कह रहे हो। अच्छा क्वेश्चन अब भी मैंने क्वेश्चन नंबर 14 इब्राहिम खलील मुझसे पूछ रहा है कि आप समझाएंगे कि नहीं। मैं इसलिए नहीं समझाऊंगा कि अभी मैंने जो लोगों ने असाइनमेंट दी है, मैं चैलेंज को ऑन रखना चाहता हूं, और मैं अभी वो आपका चेक करना चाहता हूँ, वो मैं करके फिर आपको बताऊँ, ठीक है। इजाज़त।